अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ सकूत बाय मरियम मुजफ्फर का सेकंड एपिसोड लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। बेशक कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी शौमी किस्मत किसी बशर ने ना पाई होगी। पहले गाड़ी का बंद होना, फिर उसके फ़ोन में नाकाफ़ी बैलेंस पर जनाना आवाज़ की इतला, और मुसीबत के बादल अभी छटे नहीं थे जब उसका बैंक कार्ड भी एटीएम के अंदर कहीं जा फंसा। जैसे तैसे करके वो घर लौटी तो पहले घर की चाबियां उलझी, बाद अजा घंटी और दरवाज़ा पीटने पर भी चारों ओर सन्नाटा रहा। कुशादा साफ सी गली में बने घरों की दीवारें बुलंद थी, और दोपहर के मुताबिक से एबटाबाद में माहौल कुछ पुरसकून था। सब कामचोर मेरे ही नसीब में लिखे थे। जब एक दो बार दरवाज़ा पीटने पर भी कोई न आया तो सारा ने उन्हीं उलझी हुई चाबियों में से बमुश्किल अपनी मतलूबा कुंजी निकाली। चेहरे पर से बाल हटाते वो छोटे दरवाजे से अंदर आई, मगर जो ही सामने के मंजर पर निगाह ठहरी, खफत और ख्वारी जैसे अपने घर को हुई। पके सीमेंट का फर्श अंदर से भी वैसा ही था, अलबत्ता धूल से उठा और एक दिन पहले आई आंधी के कंकरों से भरा। एन दाखिले पर सारा की सफ़ेद कल्टिस खड़ी थी। डिक्की पर चस्पा कागज देखा तो आगे बढ़कर उतारते आसूदगी से मुस्कुराई। बाबर मैकेनिक पेमेंट 2300। मुस्कुराहट हवा हुई और सारी खुशी गड्ढे में मलियामेट हुई। पेशावर से एबटाबाद आते वक्त उसकी गाड़ी 20 राह में ही खराब हो गई थी। आदत के मुताबिक उसने मदद के लिए अपने शोहर को कॉल मिलाई। सारा बिनते सलमान की जिंदगी में आसानी का नाम रुबैद जुजाज था। इससे कबल के ऐसे मौके पर रुबैद ही उसकी गाड़ी ठीक करवाता था, और जब भी सारा की सवारी ठीक होकर आती तो हमेशा रुबैद की लिखाई में डिक्की पर कोई पर्ची चिस्पा होती। मुलाजिम की मेहनत आपकी खिदमत में। इस मदद की उसरत एक अच्छा सा चाय का कप है। तुम्हें मुझसे ज्यादा तो इस खटारा से प्यार है। सारा को ऐसे पैगामात की इतनी आदत थी कि साबका सालों में मिली हर पर्ची संभाल कर रखी थी। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि उसके शोहर ने कोई पैगाम नहीं भेजा? सारा के उंगलियों के पोर भी रुपैद की लिखाई पहचानती थी। वो बिना देखे भी कह सकती थी ये चिट्ठी उसके शोहर की जानिब से नहीं आई। मायूसी और कुछ गुस्से से हुंकारा भरते उसने पर्ची मरोड़ते बस्ते में फेंक दी। सीमेंट और चूने से बने घर का जायजा लेती उसने यहाँ अपनी पैदाइश से जवानी गुजारी थी। घर के लोहे का दरवाजा नीला रंगी था। कुशादा से सहन के एक जानिब बैठक थी, और फिर पुरानी तामीर के मुताबिक से बने मकान में घर के पीछे का सहन बागीचे के तौर पर इस्तेमाल होता था। उसका फर्श कच्चा और खुरदरा था। वहाँ खड़ा जामुन का दरख्त अपनी बुलंदी के पास जनूबी सहन में भी दिखता था। जामुनी फल से भरे दरख्त को देखते सारे के चेहरे के तमाम रंग निचड़ गए। गलते हुए फल और उनके भूरे होते पत्ते मालकिन से शिकवा कुना थे। स्याह बंद जूते वे इख्तियार ही पिछले सहन के हदूद पार कर गए। एक जानिब को रखा हुआ सफेद पिंजरा खाली था। दरख्त के साए में मौजूद दो संगी बेंच धूल और भट से लदा था। ऐसा हाल तो उजड़े घरों का होता है, मगर सारा के घर में तो लोग अब भी बसते थे। ये दिन देखने से पहले मेरा जनाजा उठ जाता। दरख्त के किनारे खड़े वजूद ने झटका खाया। पिंजरे पर झुकी उम्र रसीदा सी औरत एक हाथ कमर पर रखे, जबकि दूसरे से अंदर का जायजा लेती खफा खफा सी थी। तुम खर दिमागों ने कहा अच्छा मौका है, बुढ़िया अपने गाँव गई है, चलो इसके बच्चों के नास मार दें। अपनी उम्र और वजन के बास औरत से झुकना दुश्वार था, मगर तेज तेज टपटना निहायत आसान। अम्मी, सारा ने जेरे लब कहा, मगर उसे अपनी ही आवाज़ पुष्ट पर भी सुनाई दी। हड़बड़ा कर पलटी तो वहां भी वही खड़ी थी। तासुर मुख्तलिफ, मौसम कुछ और। इस पर बैठो, सगी औलादों के चक्कर में कहीं तुम्हारा कमर ही न टूट जाए। आसमानी लंबी कमीज समेत बालों को गोल मोल बांधे सारा ने अपनी माँ ताजमीना को बांस का बना मोड़ा पेश किया। दफा दूर। हल्की से बेटी का हाथ झटकने के बावजूद भी वो धप से मोड़े पर बैठ गई। सर पर ली सफेद चादर से गुलाबी चेहरे पर आया पसीना पहुंचते वो कुछ ही देर में हाँप गई। 2 हफ्तों बाद तुम घर आई हो अम्मी, और बेटी कैसी है कहाँ है ये तो पूछा नहीं, आते साथ ही इन औलादों के सलाम करने पहुंच गई हो। लंबी से चादर उतारते ताजमीना ने उसे सख्ती से घूरा। तुम्हारा क्या पूछना है, हट्टी कट्टी खाती पीती हो। सारा मसला तो इन बेजुबानों का है। इनके बस में होता तो तुम जैसी फुअर के बजाय खुद ही जाकर मटके में पानी और प्याले में बाजरा भर लेते। सारा से पानी का ग्लास थामते वो अगर उसकी ना अहली ना गिनवाती तो हलक से निवाला ना उतरता। अब तुम बेजबान होकर इन्हें जहन्नमी ना बनाओ, हमसे ज्यादा तो इनकी चोंचे चलने की आवाज आती है। सारा माँ के इन परिंदों से बेजार थी। चौड़े और बुलंद पिंजरे में तकरीबन 13 मुख्तलिफ अज़ाफ और रंग के तोते मौजूद थे। बचपन से अब तक सारा ने अपनी माँ की मोहब्बत इन जानवरों के साथ बांटी थी। वो मुझे याद करके बोलते हैं, अब हर कोई तुम्हारी तरह बेफेज नहीं होता कि 3 हफ्ते से गई माँ को एक बार भूले से कॉल भी ना करे। रुबैद ने की तो थी तुम्हें कॉल, वो करे मैं करूँ, बात एक ही है।
जोड़ी में बैठे दो नीले तोतों को देखते सारा ने नाक चढ़ाई। मैं जमाता रे आन नहीं तवा। जमाता कहता सा, मैंने दामाद नहीं बेटी को जन्म दिया था। सफेद रंगत कलमों के मेहंदी रंगे बाल, हाथों में 2 सोने की चूड़ियां और नाक में मौजूद फिरोजा की लौंग पहने वो औरत सारा की माँ, बाप, हर रिश्ता और मुकम्मल खानदान थी। क्यों नहीं डाला उनको पानी दाना? धूप सहन में उतरी माँ बेटी पर जामुन की टहनियों का साया बनाई थी। वक्त नहीं मिला। तफ्तीश के बाद सारा भी उन खस्ता हाल परिंदों को जांचने लगी, मगर माँ के मत साथ उसे खराबी का एक शोभा तक न नजर आया। मेरे कॉल करके याद दिलाने पर भी तुम्हें वक्त नहीं मिला? समझती हो माँ पागल है, बकती झकती रहती है। तड़े जाई औलाद जम के मासरे आज खाक पाई ए। अपने सारे कम जानो ते माँ दाहक कम याद नहीं। तुम जैसी औलाद जनकर मैंने सर में खाक डाली है। अपने सारे काम जानती हो मगर माँ का एक काम याद नहीं। माँ की ममता जागी और मादरी जबान में लताड़ते हुए उन्होंने सारा का घर बार एक किया। उकताते हुए उसने नाक भू चढ़ाई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अम्मी, मेरे साथ अपनी ये हिंद को ना बोला करें, सर पर हथौड़े की तरह लगती है। गिलास उठाते वो धप धप करते हुए वहां से उठ गई। चादर गोद में रखे और खुद को पंखा चलाते ताजमीना मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। प्योदे खानदान दा असर है। सर उठाते ताजमीना ने जामुन के दरख्त को देखा। ओस के कतरों से चमकते पत्तों ने अंदर तक तरोताजगी बख्श दी। चारों मौसम का एक पहर देखकर आया हाल में खड़ा हुआ दरख्त उसका हाल न रहा। यादें माजी के पट बंद हुए तो नीले खद्दर के लिबास और खुली जुल्फों वाली औरत हाल में आई। सपाट निगाहों से उस मकाम को देखे गई जहां साल कबल यह मंजर पेश आया था। अब ना वहां कोई मोड़ा था, ना उस पर बैठा फरबा वजूद, और ना पटर पटर अपनी मादरी जबान में उसे लताड़ती माँ। 8 माह कबल ताजमीना की वफात के बाद सारा ने उसकी सगी औलादों को भी आज़ाद कर दिया था। अब इस सफ़ेद पिंजरे में बस खाली मटकी और बोसीदा बाजरे की बाकियात थी। पिंजरा हटाने की उसमें हिम्मत ना थी। वो उसके बाप की जानिब से माँ को तोहफा था। सारा ने तसव्वुर नहीं किया था, मगर अब सबसे ज़्यादा उसे ताजमीना की वही बोली याद आती थी। गहरा सांस भरते वो पिछले सहन में खुलते बावर्ची खाने के दरवाजे की सिमट पलटी। उस मकान के मकीन वक्त के असीर बन चुके थे। अब ये वहशत टपकती दीवारें, ये मुरझाए गुल और ये सुनसान कमरे उन्हें आज़ादी की याद नहीं दिलाते थे। बावर्ची खाने में नीम अंधेरा था। सुरमे फ्रिज खोली तो अंदर का सन्नाटा उस पर हंसा। सारा को दोबारा गुस्सा आया। ताजमीना की जिंदगी में वो चिड़चिड़ी थी। अब तो जैसे वो आग निकालने को मुंतजर होती। वो कुछ कामों के सिलसिले में पेशावर गई थी। पीछे घर संभालना जैसा रुबैद की बहन भाई के लिए जान का आज़ा बन गया। ना साफ सफाई, ना फ्रिज में कोई खाने की शय। उसे अच्छे से याद था जाने से कबल वो अपने देवर को घर के राशन वास्ते पैसे भी दे गई थी। गुस्से से फ्रिज का दरवाजा मारते वो डिस्पेंसर तक आई। इससे कबल के वो खुश गला तर करती, खाली डिस्पेंसर ने उसे जुबान निकालते आंखें दिखाई। गुस्सा खतरनाक सूरत इख्तियार करते अब चेहरे को सिया कर गया, जबकि डिस्पेंसर को धक्का देकर गिराते वो बावर्ची खाने से निकली। तेज का आलम ऐसा था कि सोफे पर बैग उछालते उसने ये भी न देखा कि वो टकराता जमीन पर औंधे मुंह गिरा था। दूसरी मंजिल की सीढ़ियां घर के सहन से जाती थीं। बिजली की रफ्तार से सीढ़ियां टापते सारा ऊपरी मंजिल के बने कमरों के बीच रुकी। दाएं जानिब को मौजूद चौखट पर दस्तक देने के बजाय धावा बोल दिया। मतवातर दरवाजा पीटते वो बरीरा का नाम पुकारने लगी। बरीरा, बरीरा, दरवाजा खोलो। वो कभी नोब घुमाती, कभी दरवाजे पीटती। शायद नहीं, यकीनन यही वजह थी कि घर की बजती घंटियों पर कोई जवाब न आया था। मुझे मालूम है तुम अंदर हो बरीरा, मैं जानती हूँ तुम जाग रही हो। दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगी। बरीरा जुजाज। कुछ आखिरी का विषय भी जब नाकाम हुई तो सारा लपक कर नीचे भागी। उसकी चादर वहीं कहीं सीढ़ियों पर फिसली। चाबियां उठाकर आते उसने हाँफती सांसों से दरवाजा खोला, तेजी से अंदर दाखिल हुई और ठहर गई। खुश्क लब खुलते और सकते में डूब गए। चेहरे पर फिसल कर आती जुल्फों का उसे ख्याल ना था। उसके हाथ से चाबियां निकलती बरीरा जुजाज की खुली हुई हथेली में आ गिरी। आड़ी तिरछी हालत में वो कंधे के बल बेसूद और बेहोश फर्श पोज थी। घुंघराले बाल उसके खुले मुंह को ढांपे हुए थे, जबकि चेहरा पीला पटाख था। सारा का खौफ सालिम मौजूद था। अगर उसकी माँ होती तो ये सब ना होता। बरीरा, बरीरा उठो। घुटनों के बल बैठते सारा ने उसके गाल थपथपाए। हाथ मसलते वो बदन का दर्जा हरारत नापने लगी। बरीरा। सारा ने फोन के लिए नजरें घुमाई। उसका जहन साय साय करने लगा। आसाब मफलूज हुए। इस घर की दीवारों ने अगर दूसरा जनाजा देखा तो ढह जाएगी। महिल, महिल कहाँ है? सीढ़ियों पर भागते वो सीनों पर फैली शॉल से फिसलते बची। महिल कहाँ था?
सारा बिनते सलमान के लरसते लबों के बीच से निकलता सवाल एबटाबाद की फिजाओं में गर्दिश करता। एक कदरे मशरूफ सारा के चौखट्टे पर तहलील हुआ, जहाँ किनारे पर एक सीलन ज़दा 3 मंजिला इमारत यकीनन माँ की दुआ या दादी की तमन्ना पर खड़ी थी। आखिरी मंजिल पर बनी सीढ़ियां तय करते तय खाने की जानिब चले आओ तो हाल अहवाल पर इंदल्ला पर बैठोगे। किसी जमाने में ये नेट कैफे होगा, मगर अब ये बेरोजगारों और रोजगारों की वक्त गुजारी का इलाका बन चुका था। कतार दर कतार मौजूद केबिन नौजवानों से भरे थे। मध्यम बत्तियों के बीच कंप्यूटर स्क्रीन से निकलती हुई रंगीन बत्तियां और छत पर से झूलते हुए कोसे कजा के फानूस, बीच मध्यम बेहुदा गानों का शोर था। पसीने की महक से भरी और तंबाकू की निशानियों में लिपटे इस क्लब में कहीं स्नोकर की मेज थी, कहीं उधड़े हुए सोफे, कहीं कुर्सियों के आगे सस्ते मॉनिटर और फिर एक किनारे में आइस हॉकी का मैच। दीवार और फर्श पर चिपका मसनूई लकड़ी का वॉलपेपर जगह जगह से उतरा था। छत पर टंगे गलीस पंखों की फड़फड़ाहट बुलंद थी। आज पर मटन कढ़ाई किसकी जेब से निकलेगी? कानों पर हेडफोन चढ़ाए और एक जबान बाहर को निकाले अब्दुल समद नामी आदमी की तवज्जो अपने गेम पर जबकि जहन पेट पर था। पिछले 1 हफ्ते से तुम लोगों की अय्याशियों की सारी जिम्मेदारी मेरे नातवा कंधों ने उठाई है। आज तो हराकर अगले पिछले सारे हिसाब लूंगा। कंट्रोलर पर तेजी से उंगलियां चलाते समद की आंखों में मानो सलवा की हवस थी। 300 की एक प्लेट बिरयानी जिसमें बोटी तो नसीब से भी ना मिले और 70 रुपए की बोतल पिलाने पर तुम्हें सखावत का तमगा नहीं बेशर्मी की लानत देनी चाहिए। ये दूसरी आवाज कदरे कोने में बैठे महत की थी। सफेद रंगत वाले मर्द के चेहरे पर नीली पीली बत्तियों के रंग आ जा रहे थे। बेरोजगारी, गुर्बत और माशियत के हालात को मद्देनजर रखते हातिम ताई भी कब्र से जाकर मुझे सैल्यूट मारे। गर्दन अकड़ाकर कहते उसकी उंगलियों में तेजी आई। मारधाड़ की मुसलसल आती आवाजें और पीछे चलती मौसीकी हशन बर्पा किए हुए थी। सैल्यूट तब मारे जब तुम खुशी से हम पर माल लुटाओ। तुम तो मुंह लटका कर हारते हो और हर बार अपने चाचा के उस 2 नंबर ढाबे पर ले जाते हो। खुदा गवाह है 3 साल में हमारे अलावा वहां कभी कोई ग्राहक नहीं आया। महद ने हंसकर कहा, गाहक छोड़ो, इसका तो चाचा भी वहां नहीं आता। महद और समद के दरमियान कब से खामोश बैठे लड़के ने मदाखलत की। उस तौहीन पर समद का पोपला सा मुंह फूल गया। जुजास, तुम खेल पर नजर रखो, मेरे चाचा पर नहीं। समद ने कान पर लगे आले उतारते जर की, तुम्हारे चाचा पर मुझे नहीं तुम्हारी चाची को नजर रखनी चाहिए। हफ्ता पहले इकबाल मार्केट में किसी लड़की के साथ घूम रहे थे। महल के कहने की देर थी। अब्दुल समद सारा खेल भूल गया। माँ बाप की मौत के बाद चाचा और चाची ही उसकी कुल कायनात थे। कंप्यूटर की चलती स्क्रीन पर किसी जंगल का मंजर था, जहाँ रंग बिरंगे बाल और हुलिया वाले किरदार हाथों में मुख्तलिफ औजार उठाए एक दूसरे से बसते फिर रहे थे। अजीब शक्ल व सूरत की मखलूकात जो कभी पंजे मारती तो कभी मुंह से आग निकालती, जब ठहरी होती तो मुसलसल उछलती रहती। हाथ में कंट्रोलर और कान पर हेडफोन्स पहने महिल जुजाज की मसाबिक निगाहें अपने खेल पर जामिद थीं। सांवली रंगत, तेज नक्श और पुरखमार नजरों वाला मर्द 25-26 के सालों में लगता था। तीनों दोस्त अपने अतराफ से बेनियाज जीतने में मगन थे। सामने धरे फोन पर बजती मुतवातर घंटी भी महिल को इस फसू से निकाल ना पाई। गेमिंग उसके लिए वक्त गुजारी नहीं बल्कि वो सरगर्मी थी जिससे वक्त गुजरता था। एकदम स्क्रीन का मंजर तब्दील हुआ और वहां उन 3 लड़कों की तस्वीर भी। कुर्सी पर दम साधे वो बोलती बत्तियों के दरमियान सख्ते में चले गए। स्क्रीन पर दर्ज और कानों में गर्ज होती। 3 में से 2 स्क्रीन पर विक्ट्री की इबारत और समात ने उनका सख्ता तोड़ा। समद ने हाथों में चेहरा छुपाया। महद ने हंसते हुए दोस्त का मजाक उड़ाया और उन दोनों के बीच बैठा महिल स्क्रीन पर झलकते अल्फाज को देखकर रह गया। वो जीत चुका था। हकीकी दुनिया में तुम कामयाब होंगे, मगर वर्चुअल दुनिया में मैं तुम्हारा बाप हूँ। अपने खेल में हारे दोस्त की पीठ थपथपाते वो जीतने पर हर बार ऐसे ही मगरूर दिलासे देता था। रीमैच करो, मैं इस बार को नहीं मानता। समद ने 12 मरतबा कहा जुमला दोहराया। ना मानो, बस हमारे दोपहर के खाने का बंदोबस्त कर दो। महद ने लपकते उसकी जेब से बटवा निकाला। दोनों गुत्थम गुत्ता होते लड़कों को देखते महिल ने मुस्कुराते मॉनिटर को देखा। वहां वो जीत के अल्फाज अब भी जगमगा रहे थे। सरशार होती कैफियत में वो फोन कॉल मुखल हुई। भवे सुखेड़ते महिल ने अपना मोबाइल थामा और अगले ही लम्हे कान से लगा लिया। उस एक कॉल के इंतजार में वो हफ्ते से नजरें लगाए था। कैफे की हलचल से आजाद होते वो बाहर सीढ़ियों पर आया। तुम इस वक्त कहाँ हो? रस्म अलेक्सलेक के बाद दूसरी जानिब से कहा गया। दोस्त के लहजे में गायब उम्मीद पर उसकी छठी हिस्स बेदार हुई। मैं काफी दिन से सोच रहा था मगर समझ नहीं आई कैसे कहूँ। खुरदुरी दाढ़ी में मुस्कुराते महिल के होठ आहिस्तगी से मुरझाए। यार मैंने बड़ी कोशिश की, बहुत मिन्नत तरले कर लिए मगर नहीं माने सर।
वो तुम्हें अब मजीद जॉब पर नहीं रख सकते। ये मत बताओ जो उसने कहा, ये बताओ जो उसने नहीं कहा। मर्द की आवाज वीरान थी, आस और उम्मीद से खाली। 3 माह कबल उसे एक प्राइवेट स्कूल में गैर निसाबी सरगर्मियों के उस्ताद की नौकरी मिली थी। तनख्वाह इतनी थी कि अगर वो किसी को बताता तो अगला हंसकर 100-200 उसे सदके के तौर पर दे देता। सब ठीक जा रहा था जब हफ्ता कबल एक बच्चे के बाप से उसकी तूतू में हदूद तजावज़ कर गई। प्राइवेट स्कूल में अस्ताजा को ही झुकना पड़ता है महिल, ये बात मैंने तुम्हें अव्वल रोज से समझाई थी, फिर भी तुम उस बच्चे के बाप का जबरा तोड़ आए। बात इतनी बड़ी ना थी, मगर तालिब इल्म के बाप ने जब महिल का गिरेबान पकड़कर उसे थप्पड़ जड़ा तो जवाबन महिल ने झुककर जूते खाने के बजाय 5 उंगलियों का मुक्का जड़ दिया। मैं लड़ाई नहीं, बस बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहा था सर। प्रिंसिपल के दफ्तर में खड़े उसने ढिठाई से कहा। अब बॉक्सिंग के लिए टीचर रखेंगे तो वो झुंझुना तो बचाने से रहा। नाखून की जिल्द कुतरते महिल ने दूसरी तरफ के अपने दोस्त से कहा। वो वहाँ 1 साल से फिजिक्स का उस्ताद था और इसी के बदौलत महिल को नौकरी मिली थी। अब घर बैठकर फरिश्तों को बॉक्सिंग सिखाएं, इतनी मुश्किल से नौकरी मिली थी, वो भी गवा दी। तुम ये तो बताने रहे कि प्रिंसिपल ने क्या नहीं कहा, तो अब मैं जो कहूँगा वो उसे बता देना। सर उठाया तो छोटे कटे बालों पर बारिश के अवाइल कतरे गिरे। अपने उस गंजी तोंद वाले को बताना कि जितनी तनख्वाह मिन्नत समाजत के बाद वो मुझे देता था, शुक्र मनाए कि 2-3 मुक्के मैंने उसे नहीं जड़ दिए। बदमजा होते उसने सिलसिला कॉल खुद ही मुंतका कर दी। अब चारों ओर बस बारिश की हल्की किनमिन थी, बाजारों की हिल्लड़बाजी और गाड़ियों का रश। दूर एक इमारत पर बैनर लगा था, HSK का लोगो और करीब ही एक मॉडल की हंसती हुई तस्वीर तले आज की तारीख और रिजेनिक्स की अफ्ताती जगह दर्ज थी। हाथ में मोबाइल था, मैं महिल की गर्दन झुक गई। नौकरी के हसूल में उसने 3 साल कहाँ कहाँ जूतियां नहीं घिसाई। ऑनलाइन से लेकर नाइट ड्यूटी, हर जगह के लिए उसने हामी भरी और आखिरकार अपनी अना की दीवार मुस्तार करते एक निजी स्कूल में कलील सी तनख्वाह और नाकाफी काम पर समझौता किया कि चलो कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है। 3 माह बाद महिल दोबारा सफर पर खड़ा था। खुद के साथ होती ना इंसाफियों से ज्यादा उसे दूसरों की मिलता हुआ इंसाफ जलाता था। उसके दोस्त, रफका, साथी, तुलबा कहाँ कहाँ पहुंच चुके थे और एक वो था अभी भी डिग्री पर मामूली से नंबर लिए वो संत उठाए चामा के बाहर खड़ा था। सिमत का तयन तो वो तब करता जब बदकिस्मत की ये धुन छटती। हाली ये सूंघ। क्लब से निकलते महद ने खनकते हुए लहजे में कहा। नीले नोटों की खुशबू ही अलग होती है। हाथ में 4-5 हजार के नोट उठाए वो नाक से लगाए हुए था। ये मेरे नहीं है, चाची ने बिल के लिए दिए हैं, इधर दे दो यार। चाची ने चाचा की खाल उधेड़नी है और फिर चाचा मेरा हार्ड बॉल बनाकर क्रिकेट खेलेगा। लपकते हुए अपने पैसे वापस लेता समद रुहासा हुआ। महद उन तीनों में सबसे दराज कद मगर कमजोर सेहत था। उसके मुकाबिल समद मुनासिब कद मगर फूला हुआ वजूद, और जब दोनों साथ आते तो अजीब ही मंजर पेश होता। आज तो दोनों भाई किसी महंगे होटल को रौनक बख्शेंगे, क्या कहते हो? मेरा दिमाग ना चाट। महद का हाथ झटकते महिल ने बदमिजाजी से कहा। जाओ तुम दोनों। उन दोनों के शशद्दर होते तासुरात देखे बिना वो वापस अंदर पड़ गया। अब घंटों तक कंट्रोलर पर जुल्म ढाते वो खाली पेट ही अपनी आंखें जलाएगा। मैं जवाल में रहकर ही मर जाऊंगा। शिमला की पहाड़ियों पर दिन रेजा रेजा करते कजा हुआ। ऐसे में इस हॉस्पिटल की इमारत में गोया कोहराम मचा था। 3 मंजिला हॉस्पिटल के ऊपर वाजे नुसरत शहीद हेल्थ केयर के अल्फाज जड़े थे। पहली मंजिल की लॉबी में तो बाकायदा जंग सी छिड़ी हुई थी। लकड़ी का फर्श, यकबस्ता दीवारें और फिर मरीजों समेत बिखरे हुए नौजवान। ये कहीं नहीं जाएंगे जब तक तुम लोग मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं देते। डंके की चोट पर हाथ उठाते वो दरमियानी उम्र का मर्द था। रिसेप्शन के पीछे हेल्थ केयर का अमला जमा था, जबकि उस मर्द की पुष्टपनाही में मीडिया के नुमाइंदे थे। 3 घंटे हो गए हैं, ऐसा कौन सा ICU है जिसमें से अभी तक वो बाहर नहीं निकली? बेहोश होगी ना तो भी खैर है, मुझे बस एक बार अपनी बेटी देखनी है। इस्तकबालिया में सख्ती से बजाते गुलजार खान का लहजा हकलाया। 3 घंटों से उसकी जवान बेटी का चेहरा गर्दिश खबर था। तरह तरह के चैनल पर वो अपना बयान दे चुका था। हॉस्पिटल में ऐसा कौन सा कमरा था जहां जाकर उसने मिन्नत नहीं की, मगर जमीनी खुदा अभी तक उसकी बेटी को हड़प के बैठे थे। उसकी बेटी के वजूद पर बेहोशी का ठप्पा लगाते वो अपनी साख के तमाकार थे। आपकी बेटी नाजुक हालत में है, उसे दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर को उसे नाजुक हालत में है तो कम से कम मुझे देखने तो दो। तबीब की बात काटकर वो एकदम दहाड़ा। तमाशबीन टोलों की मानिंद अतराफ में फैले थे। तुम लोग इंसान नहीं, हैवान हो हैवान। खुदा तुम लोगों के हाथों में शिफा डालता है और उन्हीं हाथों से तुम लोग उनके बंदों की जानों से खेलते हो। भला कोई किसी बाप से उसकी बेटी को दूर करता है? पढ़ती है मेरी बेटी,
डॉक्टर बन रही है और एक दिन तुम ही लोगों की जगह पर खड़ा होना है, लेकिन उसे क्या मालूम कि तुम लोग सेहत के मुहाफिज नहीं, व्यापारी हो। वो मुसलसल है का सेगा इस्तेमाल करता रहा। एक बाप कैसे मान ले कि उसकी उम्र भर की मेहनत यूं राय का गई है। ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चले। आज सुबह मोरखा 15 मई के पेश आए हुए हादसे के मुतासरा मोहतरमा माहा गुलजार अब तक हॉस्पिटल में बेहोश व बेगाना है। अमला अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, मगर ताहाल तालबा के सेहतयाबी की कोई आगाही नहीं। 6 सुर्खियों में दिखता मंजर उसी हॉस्पिटल की लोबी का था, जहां गुलजार खान हाथ जोड़े भी भीख मांगता, कभी मेज पटकते उन्हें बद्दुआएं देने लगता। ये हॉस्पिटल है सर, यहाँ तमाशा मत लगाएं, बाकी मरीज डिस्टर्ब होंगे। इतलाई मेज पर बैठी लड़की ने मैकेनिक के अंदाज में कहा, बाकी मरीजों को भी तो मालूम हो कि तुम लोग इलाज के नाम पर नोच रहे हो। बालों में हाथ फेरते वो ऊंचा ऊंचा बोला, हम सिक्योरिटी बुलाने पर मजबूर हो जाएंगे, फिर अगर तुम्हारी बेटी मर भी गई तो उसका मुंह न देख पाओगे। एक डॉक्टर ने आकर तलखी से उसका बाजू झटका। कैमरे की आंख ने वो मंजर भी टीवी चैनल पर नशर किया। गुलजार खान ने बेबसी के मारे वहां सबके चेहरे देखे। पीछे हटते वो कुर्सियों पर ढह गया। जहनी दबाव और सुबह से भूखा रहने के बाद उसके जिस्म की तवानाई फना हो रही थी। अभी वो हाँप कर आंसुओं को अंदर उतार रहा था जब रिपोर्टर का रेला चील की मानिंद उसके अतराफ फैला। सर सर बताएं, आपकी बेटी की हालत अब कैसी है? क्या हॉस्पिटल वालों ने उनका चेहरा देखने दिया? महा गुलजार को हार्ट अटैक कैसे आया? आप हुकूमत से क्या अपील करेंगे? सुनहरी दाढ़ी मूंछ वाले गुलजार खान ने सर हाथों से उठाया। उसके चारों ओर तर्ज तर्ज के माइक और कैमरे की रोशनियां थीं। वो माश के मारे अपनी नौकरी निभा रहे थे और उनकी यही ताबेदारी उसके सीने पर बर्छियां चुभ हो गई। गुलजार खान की खाली आंखें शिकवा करती थीं। उसका जहन माउफ और गला सूख चुका था। उठे कंधे 3 घंटों में ही ढलक गए। उसमें अब कहने सुनने की सकत बाकी न रही थी। भीड़ और जमघटे के बीच बैठे शख्स को इर्द गिर्द स्याही के सिवा कोई राह न दिखी। एक बेबस बाप ने निजाम के खयानत के आगे सर झुका दिया। एबटाबाद भीग रहा था। इस शहर की बारिशें भी बासियों की तरह बेएतबार थी। होटल के शीशेदार दीवारों से टकराती फवार जारहाना और बेरहम थी। खराब हाल मौसम के बावजूद भी इमारत के बाहर गाड़ियां और लोगों की भीड़ जमा थी। छतरियां उठाए और कैमरा थामे धड़ाधड़ खबरें बोलते रिपोर्टर्स मुकाबिल कंपनियों के हरीफ अरकान और दुनिया के लिए अपने बयान महफूज करवाते वो ऐनी गवाह जिन्होंने महा गुलजार की आमद से लेकर उसका अंत देखा था। मुल्क के मारूफ योताइकन और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई असेंबली के मेंबर जिन्होंने हाल ही में कुर्सी से इस्तीफा देते अपने कारोबार पर तवज्जो देने का ऐलान किया था। हजल सामियान खग के दवाखाने HSK फार्मा की जानिब से आज एबटाबाद में मुनक्किद होती प्रोडक्ट लॉन्च में एक लड़की की पुरइसरार बेहोशी। कैमरे में देखती रिपोर्टर फरफर बोलती गई, मेडिकल के तालबा महा गुलजार की अचानक बेहोशी पर उन्हें फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। फिलहाल तालबा के रफ्का और माँ बाप समेत सब उसकी आफियत से अनजान है। ये साजिश है, मैं बता रहा हूँ, ये किसी दुश्मन का बदला है। टीवी पर चलती खबर को देखते उनमें से एक चिल्लाया। हजल और उसका काबीना यहाँ कैद था। इमारत के बाहर चील की मानिंद चारों ओर फैले सहाफी, आसमान से बरसती बेरवा बारान और फिर तहखाने में लगा ताला। लड़की को फौरन नुसरत शहीद हेल्थ केयर पहुंचाया गया। HSK हरफा को उस लड़की से नहीं, सिर्फ हजल सामियान के जवाल से लेन देन था। वो लड़की यकीनन यहाँ भेजी गई थी। ये सारा ड्रामा तयशुदा था। मेडिकल के सरबराह मोहम्मद अलवी ने सोफे के हत्थे पर हाथ मारा। आमने सामने एक एक सीटर पर बैठे वो चारों काबिले इज्जत लोग हजल सामियान के नुकसान से ज्यादा दिल ही दिल में अपनी बदनामी से खाइफ थे। तुलबा ने हजल सामियान के इसरार पर दवा का इस्तेमाल किया और फिर अगले ही लम्हे जमीन पर बेसुध गिरते अपनी जान गंवा बैठी। बाप के हॉस्पिटल से अपील कि उन्हें अपनी बेटी से मिलने दिया जाए। दीवार पर नस्ब स्क्रीन पर डॉक्टर अलवी ने 2-3 चैनल बदले, फिर तीसरे पर रुका जहां हेडलाइन की सुर्खियां, चलती वीडियो क्लिप, गौर से खींची गई तस्वीर और धुंधली सी CCTV फुटेज पर ड्रामाई धुन जारी थी। और लाइफ बायोफार्मा वालों के साथ तुम्हारी रकाबत थी ना हजल? ये यकीनन उन्हीं का क्या है? मेरा अंदाजा दुरुस्त है क्या मिस्टर सामियान? मिस्टर सामियान ने निचला लब दबाते भवें आंखों से मिलाई और बाजू पुरसकून छोड़ते सफेद गेंद की मुकम्मल शॉट मारी। गोल्फ की गेंद आड़े तिरछे रास्ते से होती हुई एंड दायरे के करीब आई। वो चारों मर्द अपने मेजबान को देखते हक्का बक्का हुए। आंखें सुखेड़े वो बेताबी से वो सुस्त हुई गेंद को देखे गया। यहाँ हसल को लगा जीत उसका मुकद्दर होगी। वहीं गेंद सुराख से होते बार से टकराते ठहर गई। गंदमी शलवार कमीज और कत्थई चश्मों वाले मर्द का चेहरा सुनसान हुआ। मजीद बताते चले कि हजल सामियान खक का ये दावा है कि उनकी दवा उम्र रसीदगी के मरहले को सुस्त करती है और इंसान को जवान दिखाती है।
उस लड़की को भी हसल सामियान ने जबरदस्ती दवाई खिलाई महज अपनी दवा का सबूत पेश करने के लिए। क्या ये सिर्फ आवाम की फलाह का अमल था या हसल और उस लड़की के दरमियान कोई जाती तासुब था? उसकी तफसील आप वीडियो क्लिप में देखें। गिराने के लिए जब कोई हरबा ना समझ आया तो दुनिया ने उसके किरदार पर उंगलियां उठाई, जबकि उन सब उंगलियों से पीट किए हुए वो मर्द नई गेंद उठाते अपने खेल की जानी मुतवज्जा था। पीछे बैठे चारों मर्द की आंखों में महज तासुब था। उनसे कम उम्र मगर तजुर्बेकार आदमी का जहन शायद सदमा बर्दाश्त करने के बजाय खुदा को प्यारा हो चुका था। आप सब में से अच्छा गोल्फ कौन खेलता है? पलटते हुए उसने गोल्फ की छड़ी हाथ में घुमाते हुए सब पर तायराना निगाह डाली। एक दूसरे के सवालिया चेहरे देखते उन्होंने इख्तिताम में सियासतदान का मुस्कुराता चेहरा देखा। अपने मेहमानों की खामोशी पर उसका इश्तियाक झांकी मानिन बैठा। बादशाह लोग सरायकी में बड़बड़ाते हसल ने आगे बढ़कर होटल का इंटरकॉम उठाया। यह हॉल कमरा खास मेहमान और ज्यादातर बैरून मुल्क से आए हुए अफराद के अजलास या मुलाकातों के लिए मुख्तस था। सियासतदान समेत सनअतकार होने का फायदा ये था कि लोग उससे ताल्लुकात बढ़ाने के लिए अपने खजानों के मुंह खुले रखते थे। हसल ने कॉल काटी तो कुछ ही देर में कमरे के बाहर दस्तक हुई। शीशे की राहदारी से उसने लड़के को आता देख लिया। यस सर, हाँपने के बीच पूछते लड़के ने फिसलती ऐनक दुरुस्त की, हाथ में टेप उठाए और कॉलर गर्दन तक बांधे। यह हसल का कारोबारी असिस्टेंट था। गोल्फ खेलोगे मिसबा? मिसबा उल हक नामी वो लड़का जो यकीनन किसी हुक्म के अंदाजे से आया था बेअल्फाज हो गया। पहले अपने बॉस को देखा और फिर बॉस के रफका को। सबने नजरों से इजहार ताजियत की। सर मैं? हसल ने भय में उचकाई। सुबह से अब तक किसी ने उसकी आंखें नहीं देखी थी। सर वो जो लड़की महा गुलजार शफा ने उसकी तफसील निकलवा ली है। आप यानी तुम मेरे साथ गोल्फ नहीं खेलोगे? घुमा फिरा कर फिर वही धाक के 3 पात। हसल के कंधे पर जमी छड़ी के सिरे में अपना चेहरा देखते लड़के ने थूक निकला। पसे मंजर में टीवी से निकलती आवाजें वहशत बर्पा किए हुई थीं। हमारे पास इस वक्त कुछ ऐनी शाहिद मौजूद हैं जिन्होंने महा गुलजार को अपनी आंखों के सामने गिरता देखा है। जी अपना तारुफ करवाएं और बताएं वहाँ असल में हुआ क्या था। उर्दिल साफी ने कुछ नौउम्र लड़कों को माइक थमाया। कॉलेज और औलाली यूनिवर्सिटी के वो तुलबा अब हसल के खिलाफ बयान दे रहे थे। तुम्हें एक मर्तबा लड़की की फैमिली से मिलना चाहिए हसल। हॉस्पिटल का अमला कितनी ही देर उनको या मीडिया को रोक लेगा? आप सब मेरे मेहमान हैं। हमारे यहाँ मेहमानों को खाली हाथ भेजने की रवायत नहीं। मिसबा इन सब के लिए लंच का ऑर्डर दो। होटल के इंतजामिया से मेरी बात तयशुदा है। पहली बात उन 4 मर्दों से, अगली अपने असिस्टेंट को कहते हसल की समाज जैसे अभी जागी थी। हितक और तजलील महसूस करने के बावजूद भी उन चारों ने शुक्र का सांस लिया। उनमें से तमाम HSK फार्मा के मुलाजिम थे मगर कोई भी रीजेनिक्स के मंसूबे से बाज़ाब्ता मरबूत ना था। रीजेनिक्स एक हाई सिक्योरिटी खुफिया तजर्बा था जिसका तख्लीकी अमला कुछ अफराद पर मुश्तमिल था। इस अमला की निगरानी हसल की जिम्मे थी, या यूं कह लो एक इदारे के साथ रहते हुए भी ये दवा उसका आज़ादाना काम था। खबरें जोर शोर से हसल सामियान की कंपनी और किरदार के परखच्चे उड़ा रही थी। टीवी से छेड़छाड़ किए बिना वो अब खाली हॉल में दोबारा गोल्फ का खेल जमाने लगा। इन बुढ़ों से आधी उम्र की है मरजान, मगर गोल्फ की एफ बे पे जानती है। एक बात तो साबित हुई, हसल सामियान के दिल की राहें इस खेल से होकर जाती थी। वो अभी अपने ही ख्यालात में महू था जब कमरे का दरवाजा धार से खुला। हसल ने इस बद इखलाकी पर पलटकर टोकना चाहा मगर मुकाबिल शख्स को देखते तलकी सलब हो गई। ये क्या हो रहा है हसल? हाजरा जलील ने आगे बढ़ते अपने भांजे की कोहनी थामी। ज़ईफ से उस चेहरे पर महज फिक्र और मलाल था। ये सब हमें गिरा रहे हैं यार, ये सही नहीं हो रहा। ये रिपोर्टर, ये मीडिया, ये सब तुमसे मुझसे जलते हैं मेरे बच्चे। सफेद रंगत पर जगह जगह दिखते गुलाबी बर्स के धब्बे वाली औरत बावकार थी मगर उसकी नफासत से पहले लोगों की नजर उसकी जिल्द पर ठहरती थी। तुम यहाँ क्यों हो अब तक? प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाओ, मीडिया के मुंह बंद करवाओ, बताओ उन्हें कि तुम गाजिब नहीं हो, मकजूब हो। मैं कंपनी के चेयरवुमेन होकर तुम्हें यह मुकम्मल इख्तियार देती हूँ कि तुम सबको बताओ उस लड़की से तुम्हारा कोई ताल्लुक ना था। उसके बाप का वोट लो। तुम सियासत जानते हो मेरे बच्चे, इस्तेमाल करो। हसल ने गहरी सांस भरी और फिर छड़ी को कोहनी में जमाते हासरा की तरफ मुड़ा। माँ से बड़ी बहन के हाथ अपने दोनों हाथों में थामते वो मुकम्मल सिदक से मुस्कुराया। आपकी फिक्र बजा है खालामी, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। कोई अल्पनाक सा साया था जिसने हासरा के चेहरे को तारीक कर दिया। वजाहत वो देते हैं जिन्हें कुछ खो जाने का खौफ हो। वो कुछ आगे झुका।
मैं बेखौफ हूँ। ये शोहरत मैंने खुद कमाई है, विरसे में मिली होती तो बचाता भी। लेकिन हजल, उसने हाजरा के लबों पर हाथ रखा, लेकिन को मारे गिरा और झोंके आग में। बीबी जान क्या कहती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर जो इंसान उसे अपने हक में इस्तेमाल कर ले तब। हाजरा की सुरमई सियाह बालों में हाथ फेरते हुए उसने खाला के हाथ आजाद कर दिए। खानदान में एक वाहिद वो था जो खफकी और खश्म से पाक उसके हाथ ऐसी मोहब्बत से थामता था। आप घर जाएं और आराम करें। मरजान ने क्या कहा है, आपको वहम के लिए दवा समेत आराम की भी जरूरत है। कंधे के हाले में लिए वो अपने हाथ से इंटरकॉम इस्तेमाल करने लगा। कोई भी रद्द अमल देने से पहले तुम डॉक्टर मरजान से मशवरा जरूर करना। तुम और वो एक दूसरे को जैसे समझते हो वैसे तीसरा नहीं समझ सकता। मैं भी उसको कहूंगी तुम्हें समझाए, क्योंकि तुम सिर्फ एक उसी औरत की सुनते हो। मरजान की इतनी तफसीली तारीफ पर वो बिला तरद्दुद मुस्कुराया। चमकती जिल्द के गालें एकदम फूल सी गईं। बड़ी बातचीत चल रही है मेरी दोस्त से। दोस्त नहीं, फैमिली। मरजान की तुम घर वाली बात है। काफ्तान की कलाई दुरुस्त करते हाजरा ने हक जताया। मिसबा, गार्ड्स को कहो कि डॉक्टर हाजरा को घर पहुंचा दें और तुम जोएब को कॉल मिलाओ कि मेरे पास आए। मिसबा, जो आखिरकार बजा आवरी पर मसरूर हुआ था, दूसरी फरियाद पर एकदम ही बुझ गया। हजल ने महसूस किया तो भवें मिलाई। मैं कब से उन्हें ट्राई कर रहा हूँ मगर जोएब सर गायब है। हजल ने इजहार न किया। हाँ, अलबत्ता दिल को धचका सा लगा। ऐसी सूरत हाल में कंपनी का चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज लापता था। सियासतदान दोबारा से कमरे में तनहा रह गया। हाजरा को बखैर व आफियत से बाहर तक छोड़ते वो मरकजी मेज की जानी पलटा। टिश्यू के डब्बे से टिश्यू निकालते हसल ने अच्छे से हाथ साफ किए। पस मंजर में गूंजते टीवी के शोर पर बिलाकर कोई हसल के हक में बयानी था। माइक हाथ में उठाए ये उसके चाहने वालों में दो नौजवान लड़कियां थीं। टिश्यू को कूड़ेदान में उछालते वो उनसे लापरवाह अपने जमे हुए खेल की जानिब आया। एक निगाह करीब कुर्सी पर धरे हुए मोबाइल की जानिब डाली। शायद वो किसी राब्ता का मुंतजिर था। मुझ पर सवाल नहीं उतरेगा। गहरी सांस भरते गेंद पर छड़ी मारी। जी बीबी जान। आरजान कुछ देर कबल अपने कमरे में मन मस्त सी बैठी नूडल्स के साथ कोई प्रोग्राम देख रही थी, जब मुलाजमा के बुलावे पर उसे मारे बांधे 4 कदम चलकर नानी के कमरे में आना पड़ा। अपने बिस्तर पर कपड़ा बिछाए खरसंदा खावर उस पर न जाने सुई धागे से क्या टांक रही थी। आरजान ने मुंह बसोरते हुए ध्यान न दिया। वो सुबह वाली सजा पर खरसंदा से नाला थी। मुझे तो लगा था मेरा बेटा नाराज है, नहीं आएगा। पश्तून में कहते हैं। वो कपड़ा छोड़ते हुए उठी और 7 टाँके लगाती हुई मुलाजमा को इशारातन जूता आगे रखने का कहा। खुद को संभालते वो उसके करीब चली आई। मुलाजमा को जाने का इशारा किया। जब मालूम है मैं नाराज हूँ तो क्यों बुलाया है। उसके बकिया अल्फाज धरे के धरे रह गए। उसके बालों पर मोहब्बत से हाथ फेरते खरसंदा ने नवासी का हर तासुर टटोला। यूं देखते उसकी निगाहों में सुकून सा उतरा था। अरजान की सारी नाराजगी झाग की तरह बैठी। आपको देखती हूँ तो अपनी जवानी याद आती है। आसूदा भरी सांस ली। मैं भी ऐसी ही दिखती थी जब पहली मर्तबा आपके नाना से मिली। बड़े नाना या छोटे नाना। जहन का ख्याल जबान से फिसला तो अगले ही लम्हे उसे पछतावे ने घेरा। छोटे नाना, तसल्ली से जवाब देते उसके तासुरात में अभी भी वही नरमाहट थी। अरसान के लंबे घने सिया बालों से हाथ हटाते खरसंदा ने नवासी के बाजू के हाले में लिया। आप बिल्कुल मुझ पर गई हैं। हाजरा तो कहीं से मेरी बेटी नहीं लगती। मेरी बेटी तो आप और शाहजीना हैं। अगर कोई उन दोनों को शाना बशाना देखता तो खरसंदा की बातों पर हंस देता। कहाँ उसके भूरे सफेद बाल, सब्ज आंखें और भरे होठों पर भूरा तिल, और कहाँ अरसान के सिया बाल, सिया आंखें और खुरदरे से नकूश। मगर अरसान ने नानी को ना टोका। आखिर कोई तो मौर महल में उसे भी हकीकी बासी मानता था। न आप अपनी अम्मी जैसी हो और बाप नखवत से नाक चढ़ाई। खुदा का शुक्र है आप उस नीम पसली जैसी नहीं। पहली मर्तबा जब मोर महल रहने आया था बारिश में भीगने निकल पड़ा। मुझे तो डर लग गया था कहीं भीग कर सुकड़ ना जाए, या अगर 3-4 बूंदे ज्यादा गिर पड़ी तो कहीं बह ही ना जाए। किसी ख्वाब की कैफियत में नानी के हम कदम चलती वो टुकुर टुकुर उसका चेहरा देख रही थी। जब आखिरी बात पर कहका लगाकर हंसी। सब जानते थे वो अपने मरहूम बड़े दामाद दिलदार मलिक से किस कदर खाइफ थी। कदम संभाल कर मेरे बेटे। नानी के बेइख्तियार कहने पर अरसान ने बेध्यानी में नीचे देखा। दिल बंद होने की आवाज से ज्यादा धड़कन रुकने का वजन था जिस पर अरसान अपने कदमों समेत ठहरी। उसमें इतनी सकत ना थी कि सर उठाते उस औरत को देखती जिसको चंद लम्हात कबल वो अपना कत्ल भी माफ करने को तैयार थी। ठहर कर खड़ी हो अरसान। वजन नापने वाली मशीन पर खड़ी उसका वजूद खाली हो गया।
गर्दन झुकाए वो वहां बदलते हुए हिंसों को देख रही थी। यहाँ हिंस से ठहरे, वहां खरसंदा के चेहरे का मुखट उतरा। वो अब दोबारा से ममता के बजाय मालकिन के रूप में आ चुकी थी। 70 किलो, पिछले माह से 4 किलो जायद। उसके लहजे में नखवत ना थी, मगर फिर मोहब्बत भी तो गायब थी। सपाट चेहरा लिए वो अब दोबारा अपने बिस्तर की जानिब चढ़ पड़ी। कुशादा और गर्म से कमरे में अरजान अब भी वजन करने वाले आले पर खड़ी थी। कोई मसला नहीं, अभी आपकी शादी में 7 माह बाकी हैं, हो जाएगा कम। खुद ही खुद कहते वो सुर्ख सेजी पर सितारे पुरोने लगी। मैंने सादिया को तय कर दी है, अब से आपके लिए सेहतमंद खाना बनेगा। ये छुप छुपा कर जो आपको वो मक्खन और घी में बने बिस्किट देती है, ये तो बिल्कुल बंद। थोड़ी बहुत वॉक भी शुरू करें आप। अंदर बैठे बैठे मजीद फूल रही हैं। पिछली तरफ से सुई को आगे निकालते वो बेध्यानी में जिल्द में खुपी। उंगली पर बनते लाल नक्शे को देखते खरसंदा का रवैया सपाट था। मैं क्यों भूल जाती हूँ, जो मेरे माँ बाप पर ठट्टे मारती हैं वो भला मेरी इज्जत कैसे करेंगी। दिल के किसी खुद तरस कोने ने हंसकर आंसू बहाए। आप ये तरद्दुद क्यों कर रही हैं बीबी जान? झुका सर लिया, उसका लहजा शिकस्ता था। क्या आपने अपने मंगेतर का जवाब नहीं सुना? उंगली से रिश्ते खून को नजरअंदाज करते खरसिंदा ने धागे में सितारा डाला। उसने साफ कहा है, अगर ये शादी से पहले अपना वजन कम कर सकती है तो सही, नहीं तो वो ये मंगनी खत्म कर देगा। भर्राया हुआ लहजा, मगर आंखों में लहू उतरा था। खरसिंदा ने ठंडी ठार नजरों से उसका लरजता हुआ वजूद देखा। आपको डर किस बात का है? दुनिया में जुनैद तो आखिरी मर्द नहीं। मैं एक नाकाम मंगनी वाली पहली लड़की तो नहीं। खावर तनोले की नवासी और हजरत सामियान की बहन को भला मिन्नत समाजत की क्या जरूरत? दबे दबे अंदाज में अरजान ने दिल का गुबार उतारा। खरसंदा अब भी उन्हीं लाताल्लुक निगाहों से उसे देख रही थी। जुनैद से शादी नहीं करनी तो फिर किससे करनी है? किसको पसंद करती हैं आप? खुद को। खरसंदा जो पूछकर अपना धागा पिरोने वाली थी, नवासी की मंतक पर साकित हुई थी। मैं खुद को चुनती हूँ बीबी जान, और मैं ऐसी आदमी से हरगिज शादी नहीं कर सकती जिसे शख्सियत से ज्यादा शक्ल की परवाह हो। लेकिन अरजान, वो जैसे किसी ख्वाब से जागी। आपकी तो शख्सियत भी कोई ऐसी खास नहीं। सलाकदार खिड़कियों से आता हवा का तेज झोंका था या खरसिंदा के अल्फाज की तासीर। अरसान की रगों में दौड़ता हुआ गर्म लहू जैसे खुश्क हुआ। जर्द होती रंगत लिए वो अपनी माँ को देखकर रह गई। बताएं, आप में ऐसा क्या खास है जो कोई उस बिना पर आपका इंतखाब करे? पूरी 14 जमातें आपने नहीं पढ़ी, जो पढ़ी हैं रो धोकर निमटाई हैं, दहाड़े सोकर जागती हैं और आधी रात तक आपकी जगाली नहीं रुकती। खजालत के मारे उसने हर जगह देखा, मगर बस सच्चाई को नहीं। मुलाजमीन के बगैर आप उठकर एक पानी का गिलास तक नहीं पी सकती। घरदारी तो छोड़ें, आप में तो सजने संवरने या दिल मोह लेने का सलीका भी नहीं। नखोवत से सांस छोड़ते वो कमरे में रखे हुए सोफे पर जा बैठी। अपनी पुष्ट पर वो अब भी खरसिंदा को सुन सकती थी। और जुनैद तो क्या, दुनिया का कोई भी मर्द हुआ तो वो आपको आपके वजन पर ही रद्द करेगा। बमुश्किल 5 फुट से निकलते हुए कद भरी जजामत वाली लड़की खामोश रही। कपड़े को संभालते हुए खरसंदा उठने की तगोदो में थी। अरजान ने नानी के बढ़ते हुए कदम की चाप बखूबी सुनी। सनोबर की लकड़ी से बने सोफे पर उसके साथ बैठते अफगान ने हाथ से उसके बाल संवारे। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है मेरे बेटे। उसने अरजान का सर अपने कंधे से लगाया। मैं अपनी औलादों में से किसी का हंसता बसता घर देखना चाहती हूँ। ना आपकी माँ का बस सका, ना नैना का, और शाहजेना। वो हमेशा की तरह खामोश हो गई। अरजान क्या, उस लड़खड़ाहट की वजह तो मोर महल की बेजान दीवारें भी जानती थी। मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है कि आपको अपने घर में हंसता बसता देखूं। क्या आप अपनी नानी जान की ऐसी ख्वाहिश भी पूरी ना करोगी? बड़ी आस थी उसके लहजे में, ऐसा मान था जैसे वो उसे इनकार कर ही नहीं सकती। बीबी जान, बोलो बेटा। खरसंदा ने उसके बालों पर अपनी थोड़ी जमाते एक जैसे से बोला। आप अपनी औलादों को हंसता बसता नहीं, अरजान ने सर उठाया, बस अपने मुंतखब करदा इंसान के साथ बसा हुआ देखना चाहती हैं। मामा ने अपनी मर्जी से शादी की, बकौल आपके एक कम जात से। शाहजेना खाला ने भी अपनी मर्जी की और खुद से दुगनी उम्र का साथी चुना। लेकिन आईने का रुख अब बदल चुका था। देखने वाला अब दिखाने वाले के मकाम पर था। नैना खाला ने तो आपकी मानी थी, उनका क्या? क्या उनकी झुकी गर्दन आपकी उठी गर्दन के लिए काफी नहीं? खरसंदा खावर का हाथ उसके बालों से ढलकता बेजान ना था। उसे वहां से हटाते वो अपनी मुकम्मल साबित कदमी में थी। उसकी आंखों में आंखें डाले अरजान का दिल इस वक्त किस डगर पर था?
अगर कोई आला लगाकर धड़कन जांचता तो शायद आला काम छोड़ जाता। मस्जिद किसी गुफ्तगू को कहे और सुने बिना अरजानदार वहां से उठ गई। अपने पीछे दरवाजे मिलाते उसने नानी के चेहरे पर निगाहें गलत भी न डाली। आंसू उसकी आंखों के प्याले से निकलने को बेताब थे। उन पर बंद बांधे अरजान 4 कदमों की दूरी पर दोबारा अपने कमरे के सामने थी। मुरझाया हुआ चेहरा लिए वो अंदर आई। जब डगमगाकर पीछे गिरी, ये कमरे के बीचों बीच केक कहाँ से आया? क्या अल्लाह ने उसे बहादुरी का इनाम दिया है या गम की शिद्दत में उसका दिमाग चल पड़ा है? हाय! आवाज पर अरजान ने झट से गर्दन फेरी। सिंगार में से पुष्ट जोड़कर खड़ा हुआ मर्द शायद उसी नजर के इंतजार में था। जुएब! बशासियत से मुस्कुराते वो सीधा खड़ा हुआ। दारा! खुशी के मारे चिल्लाते वो भागते हुए आगे आई और उस मर्द के सीने से लगी। सीने पर बाजू बांधे जुएब ने अपनी खालाजाद और बचपन की दोस्त को एक बाजू के हिसार में लिया। गदले नीले रंग का स्वेटर उसके तराशे और वर्जिशी जिस्म को ढांपे हुए था। शुक्र है तुम जिंदा हो, अरजान ने सर उठाते उदासी से कहा। बंधे बाल और दानों से भरे गालों वाला मर्द वह एक तिहारी झेप गया। 2 हफ्तों से गायब हो, मैंने तो गोरकन से कह के कब्र भी खुदवा ली। 33 साला मर्द ने जबड़े भींच लिए। उसके बिगड़े हुए तासुरात से महसूस होते अरजान की हंसी जिंदा दिल थी। मौर महल में उसके हकीकी मुखलिस सिर्फ उसके दोनों भाई थे। महल जुजाजिज घड़ी घर लौटा था। शहर में सूरज गुरूब हो चुका था। दरवाजे के अंदर से गुजरती हुई बाइक की हेडलाइट से निकलती हुई बत्ती गीले फर्श पर फैली। मोहल्ले का ट्रांसफार्मर बिजली के गिरने के बाद फटा था। बत्ती सारे इलाके में गुल थी। हम वक्त का मायूस मुंह लिया, माहिल ने बाइक दीवार के साथ खड़ी की और अंदर को कदम बढ़ाए। सीमेंट की कुशादा सीढ़ियों बाद मुख्तसर सा बरामदा था, जिसके एक जानिब उसके भाई भाभी का कमरा था और दूसरी जानिब महिल ने चोर नजरों से बंद दरवाजे को देखा। 8 माह में उसने एक मर्तबा भी ताजमीना के कमरे में झांका नहीं था। एक तरफ से गुजरते वो बावर्ची खाने में दाखिल हुआ। कदम यकलक डगमगाए मगर अगले ही पल संभल गया। उससे पुष्ट किए सारा चूल्हे के आगे खड़ी थी। जलती गैस चारों ओर हब्स फैलाई थी। अस्सलामुअलैकुम, रस्मन कहते महिल गिलास उठाए डिस्पेंसर की सिमत मुड़ा। उसके तासुरात में यकबार की असली बदमिजाजी घुली। बरीरा किधर है? बीची जबड़ों के बीच सारा की पुष्ट से पूछा। सो रही है। सलाद के लिए मूली तराशते हुए सारा का लहजा लाताल्लुक था। जगाना मत। महल के बढ़ते हुए कदम उस तंबी पर ठहरे। आंखें छोटी करते उसने अपनी ताईजाद को देखा। कहीं की मलका बरतानिया है या लेडी डियाना जो मैंने जगाया तो ब्यूटी स्लीप खराब हो जाएगी। इतना ख्याल कभी मेरा तो नहीं आया वाले अंदाज में वो हत्थे से उखड़ा। डिस्पेंसर भरने की बारी उसकी थी। 3 दिन में मैंने ये एक वाहिद काम है जो उससे कहा था, वरना सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त की रोटी सालन से लेकर घर की साफ सफाई सब मैंने की है। सारा को अपने हुनर गिनवाए जैसे वो उसके हाथ पीले करने की मुंतजर थी। मुकाबिल औरत ने चूल्हे पर धरे हुए चावल से ढक्कन हटाया। गीली मिट्टी की खुशबू में उबले चावल की महक फैली। आज सुबह जाते वक्त भी हम दोनों का नाश्ता भी मैंने बनाया था। मैं अभी पूछता हूँ उसने क्यों अपने? सुबह बरीरा ने नाश्ता किया था। फ्रिज के जाने बढ़ते सारा का अंदाज अब भी लिया दिया सा था। हाँ क्या था, मैंने खुद। हैरत है, डॉक्टर तो कह रही थी कि उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया तभी बेहोश हुई है। और महिल जुजाज की अक्खड़ मिजाजी और शजात पर सारा के इंकशाफ ने पानी फेर दिया। पिछले सहन की तरफ खुलते दरवाजे में खड़ी सारा ने आंखों में जहाँ देर कबल कुछ न था वहां अब तज़ीक ही तज़ीक थी। ये मुमकिन नहीं है दी। मैंने तो खुद उसके लिए खाना बनाया था। मैं घर आता था तो उसका हिस्सा गायब होता था। उसका तो यही। आवाज में लुकनत आई और छठी हिस्स बाखबर हुई। दोनों छोटे जुजाज खाल खाल ही सारा को दी कहकर पुकारते थे। भाभी बनने से कबल वो एक दौर में उनकी बड़ी बहन हुआ करती थी। तुम्हारी बहन वो खाना जाया करती है। किचन में रखी हुई डस्टबिन और पिंजरे के पीछे दर्ज में से मुझे रोटी चावल दाल के बाकियात मिले हैं। दांतों से अंगूठे की जिल्द खुरसते महिल अंधेरे में इधर उधर देखने लगा। क्या तुम बरीरा के मसाइल नहीं जानते? उसकी वैसे ही सेहत ठीक नहीं रहती। सफेद खून उसका अलग कम हो रहा है। बात बात पर वो चिढ़ती है। इस सब में तुमसे इतना नहीं हुआ कि एक वक्त का खाना तुम उसे अपनी सरपरस्ती में खिला दो? ताजुब से अपने देवर को देखते सारा ने तेज से चूल्हे बुझाए। सोई गैस से बनी हब्स कम हुई मगर महिल को सांस पहले से ज्यादा घुट कर आई थी। जानते हो उसको डॉक्टर ने क्या कहा है? स्लेब को दोनों तरफ से थामे सारा ने उसे शर्म दिलाई। बरीरा लगातार कई दिनों से अपनी दवाई भी नहीं ले रही है। इस मतवातुर नागा के बास
اس के खून की मकदार जानलेवा तौर पर गिर चुकी है। डॉक्टर का कहना है कि ऐसा ही चलता रहा तो उसका एनीमिया पहले से बदतर हो जाएगा। अंगूठे की जिल्द थूकते महिल की नजर सारा से मिली। सख्ती व तासुब से सांवली रंगत वाले मर्द को घूरते वो नीम रुख मोड़ी थी। मुझे क्या देख रही हो? वो 3 साल की नहीं 23 की है, बच्ची नहीं रही अब। मैं के निवाले तोड़ तोड़ कर उसके मुंह में डालता। शर्ट का कॉलर दुरुस्त किया तो गर्दन में झूलती हुई बारीक सी चेन झलकी। सारा ने उन बच्चों को अपनी आंखों के सामने पलते देखा था। पैदाइश से बचपन और फिर लड़कपन के बाद जवानी, मगर जिस कदर नाक में दम वो अपनी जवानी में कर रहे थे उसका मुकाबला मिलना नामुमकिन था। मेरे पीछे से तुमने खाना बनाया है, फिर जो मैंने 3 दिन के 3 खाने बनाकर गई थी वो कहाँ गए? फ्रिज तो बिल्कुल खाली है, बरीरा ने खाई नहीं, तुम अकेले खा नहीं सकते तो फिर किधर गए? सीने पर बाजू बांधे वो इज्जत पर उतर आई थी। बाल मोटी पट्टी की मदद से खींचकर पीछे किए थे। महिल ने जवाब न दिया। पैसे निकालो। देवर की हठधर्मी पर गहरी सांस भरते सारा ने हाथ आगे किया। कौन से पैसे? महिल का खून खुश्क हुआ। कहाँ मालूम था यह अदालत इतनी जल्दी सजेगी? वही जो मैंने तुम्हें घर का राशन डलवाने के लिए दिए थे, क्योंकि घर तो खाली है। मेरे आने पर राशन की लिस्ट तो यूं ही माइक्रोवेव के कपड़े पर धरी थी। महिल की सिट्टी गुम हुई। बावर्ची में बने पिछले तरफ के रास्ते पर खड़ी सारा उसे खूंखार तासुरात से घूर रही थी। मेरे पास ही है, कल ले आऊंगा। वक्त नहीं मिला वरना ले। झूठ पहले महिल के चेहरे से आया होता, बाद में जबान की लर्जी से पकड़ा जाता। रहने दो, मैं ले आऊंगी। तुम मुझे मेरे पैसे लौटा दो ताकि बरीरा के हॉस्पिटल की फीस का हिसाब बेबाक हो। नामहसूस अंदाज में कंगले ने अपना वॉलेट यूं छुपाया जैसे एक 500 के नोट समेत हीरे मौजूद थे। क्या हो गया भाभी? वो जबरन मुस्कुराते भत्ता लगा। बरीरा आपकी भी तो बहन है, अगर 4 पैसे। मेरे नाम के आगे जुजाज नहीं आता। सारा की संजीदगी ने महिल का वजूद मजरूब किया। तुम लोग मेरे नहीं रुबैत की जिम्मेदारी हो, उसके बहन भाई हो, मेरे महज चचाजाद और ससुराली। बालों से ढकी भव वाला मर्द लाजवाब सा खड़ा था। वो फैसला न कर पाया, अपनी सफाई दे, दिफा करे या जर पर उतराए। तारा हौले से मुस्कुराई, तन से उठते हुए होठों को जंबिस दी। पैसे नहीं है ना तुम्हारे पास? यकीनन तुमने अपने उन लफंगा दोस्तों को पार्टी करवाई होगी। कितनी मर्तबा रुबैद ने तुम्हें उनसे दूर रहने का बोला है, लेकिन तुम्हें तो ना छोटी बहन की परवाह है और न ही बड़े भाई का डर। गोल बादामी आंखों और तराशुदा जबड़े वाली औरत हद तक आमेज खिलखिलाई। वो सिर्फ आपकी याद दिलाने पर मुझे टोकते हैं, वरना अकेले में तो उन्हें ये परवाह भी नहीं कि मैं आबाद हूँ या बर्बाद। वैसे वो चाहते भी यही हैं कि मैं नीचे लगा रहूं ताकि वो अपनी वाह वाह वसूल करते रहें। महिल के जहन का फतूर जागा। मुझे तो शक हो गया है कि बरीरा तुम्हारी सगी बहन नहीं, वरना कोई सगी बहन को यूं बेहोश छोड़कर नहीं जाता। ये बात आप रुबैद भाई से क्यों नहीं पूछती भाभी? बहन तो उनकी भी है और घर से तो वो भी गायब है। बेजारी का मादा इस कदर कसीर था कि वो महज ऐसी बातें सोचता था। आज कह भी गया। सारा चंद सानिये के लिए सख्ते में गिरफ्तार रही थी। महिल के दिल को धचका सा लगा था, जिस पर अगले ही पल उसे पछतावा हुआ। वो कमाता है तो तुम खाते हो, तुम्हारी तरह 3 साल से बेरोजगार नहीं है। याद दहानी से बेहतर था वो जबान के गिर्द पहरा ही बांधे रखता। वो पहले ऐसी नहीं थी, उसकी माँ के इंतकाल ने उसे ऐसा बना दिया था। ये दिलासा सहना आसान था जब देखने वाला दिल खुद का ना हो। ताज मामा ऐसी नहीं थी। निढाल नहीब सी आवाज पर महिल ने पलट कर देखा। हॉल में खड़ी हुई बरीरा जुजाज का कमजोर कदो कामत शॉल में लिपटा था। घने घुंघराले बालों में छिपा हुआ चेहरा जल्दी माइल था, जबकि बेतहाशा बड़ी हुई और गोल आंखों की पलकें बलदार और सिया धब्बों से भरी थी। कलाइयां जैसे तिनके के वजन सी थीं, जिनसे मांस चिपका हुआ था। बरी तुम ठीक हो? अब कैसे महसूस कर रही हो? भाई के सवालात नजरअंदाज किए उसकी लहू झलकाती हुई नजरें सारा का हिसार किए हुए थी। मामा बाबा की मौत के वक्त मैं 7 साल की थी सारा भाभी, वो वहीं से बोली। तब से ताज मामा ने हमें औलाद की तरह पाला है। 16 सालों में उन्होंने एक मर्तबा भी यह नहीं जताया कि हम उनके देवर की औलाद हैं। उनके मरहूम शौहर का खानदान, उनका तो हमसे कोई खूनी रिश्ता भी नहीं था, मगर फिर भी सगों से बढ़कर हमारा ख्याल रखा है। महिल नजरें तिरछी किए सारा का जब्त करता हुआ चेहरा देखे गया। जब आपकी माँ ने हमसे कभी कोई बाजगजिश नहीं की तो आप कौन होती हैं सारा भाभी? शॉल के किनारे दबोचे वो फिसलते हुए आंसू के दरमियान चिल्लाई थी। उसकी ये हालत घर के मकीन के लिए नई ना थी। अपनी इद्दत के बाद से डिप्रेशन के ऐसे दौरे अब मामूल बन चुके थे। आप पूरी उम्र एक कॉम्प्लेक्स में रही हैं। आपसे अपनी माँ को हमें दी जाने वाली मोहब्बत बर्दाश्त नहीं थी, तभी उनकी मौत से लेकर अब तक मैं और महिल हम दोनों में से कोई आपके सामने नहीं रोया, क्योंकि हम जानते हैं
अपनी वालिदा के लिए हमारे आंसू देखकर आपको सुकून नहीं बल्कि हसद से बेसुकूनी मिलेगी कि जिस शख्स से मैं प्यार करती हूँ उसकी याद में कोई और क्यों आरज़ा हो। हाथों से वो शॉल को अभी भी दबोचे हुए थी। जामुन के लहलाते दरख्त और आसमान पर फैलते हुए जामुनी अंधेरे के सामने खड़ी सारा का दामन हर तोसी से खाली था। बरीरा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, अंदर आओ, क्यों बारिश में नंगे पैर आई हो? महिल ने प्यार से उसे पुचकारते हुए बाजू के हाले में लिया। अंदर चली जाऊं और तुम्हें जलील होता हुआ देखती रहूं? एकदम से अपनी शॉल छोड़ते उसने खुद से बड़े 2 साल को पीछे किया। जब से ताज मामा मरी हैं, इन्होंने तो अपनी आंखें माथे पर चढ़ा ली हैं। हर बात पर गुस्सा, हर बात पर इख्तिलाफ। आखिर को इन्हें भी तो एहसास हो कि हम इनको कैसे सहते हैं। सारा माव सहन लिए बरीरा को देख कर रह गई। अंधेरे में वसूख के साथ उसके तासुरात नहीं देख सकती थी, मगर लहजा बताता था वहाँ महज नफरत ही नफरत है। आप जो 4 जुमले हमारी भलाई के लिए बोलती है ना भाभी, मत बोला करें। आपकी भलाई उल्टा आरी की तरह भरे हुए जख्म उधेड़ जाती है। बताओ इन्हें हाली, जो सुबह शाम तुम्हें बेरोजगार के ताने मारती हैं, क्या तुमने कोशिश नहीं की? स्कूल में तुम्हारी क्या तजलील हुई? जो पैसे ये तुमसे मांग रही हैं, बताओ वो कहाँ लगाए हैं? महिल चेहरा फेर गया। बरीरा में आईना दिखाने की हिम्मत थी और महिल में खुद से भी नजरें चुराने की। आप सिर्फ अपनी तरफ का सच देखती हैं भाभी, जैसे आपने मेरी तलाक के वक्त देखा था। मैंने तुम्हारी तलाक पर एक लफ्ज भी नहीं कहा था। सारे झगड़े में जब वो बोली तो उसके लहजे में हिम्मत और तवानाई गायब थी। बरीरा उसके जवाब पर चुप हुई, चुप रही नहीं। नजरों से भी कोई जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ा था। बदजुबानी का आखिरी वार करते वो वहां रुकना नहीं चाहती थी, मगर सारा के जुमले पर वो आगे भी न बढ़ सकी। मेरी नजरों की इतनी परवाह है तो यहाँ रहती क्यों हो, चली क्यों नहीं जाती? दोनों को मसाइल है मुझसे, मेरे अंदाज से, तो इधर से चले जाओ, मैं और तुम्हारा भाई अकेले रह लेंगे। अगर बरीरा आईने में उतार सकती थी तो सारा सुलेमान भी रहम की चादर ओढ़ती नहीं थी। तुम्हें इतना ही मान है अपने भाई पर तो पकड़ो उसका हाथ और चली जाओ यहाँ से। ताज मामा की वजह से रह रही थी ना, अब ये एहसान भी मुझ पर मत करो। सारा को अपने अंदाज पर रत्ती बराबर भी रंज न हुआ। खुद के लिए दाल और चावल की एक प्लेट तैयार करते वो सलाद उठाए अपने कमरे की जानी पड़ी। बरीरा जुजाज मुट्ठियां बींचकर हॉल के बीचों बीच जवाब के लिए घोड़े दौड़ाने लगी। और ये खाना भी मैंने अपने और अपने मियाँ के लिए बनाया है। तुम्हारा ये मेहनतकश भाई चाय और रोटियां तोड़ कर लाए। रही तुम्हारी हॉस्पिटल की फीस तो मैंने यतीम पर सदका समझकर माफ किया। बरीरा के जिस्म में रह जाने वाले खून ने ठाटे मारे। सारा अपने कमरे में जा चुकी थी, मगर दोनों छोटे जुजाज अब भी अंधेरा हॉल में थे। टॉर्च की वो नेमत जो बावर्ची खाने में थी, सारा उसे भी अपने साथ ले गई। आ गया तुम्हें चैन, लड़ लिया तुमने, मिल गया सुकून। अब बैठो यहाँ, झिंगरों को इखलाकियात सिखाओ। इतनी देर से मैम ने जितना मुंह बनाकर खड़े मर्द ने भी शेर की खाल ओढ़ ली। नागवारी और खपकी से कहते महिल तेज कदम लेता बाहर निकल गया। मुतालका धप से सोफे पर ढह गई। उसकी हसासियत जगह पर आई तो जहन ने छोड़े हुए कुर्सी संभाली। जिस भाई के लिए वो मैदान में उतरी थी वो दुश्मनों की सफ में होता उस पर तीर चला गया। हल्का हल्का रोते वो अब खुद को कोसने लगी। आखिर ये गम मेरा पीछा कब छोड़ेगा? मोर महल, शेरवान, खरसिंदा खावर की औलादें इकट्ठी थी। संगमरमर की सतून जदा हॉल का छत कैद से आजाद था। आसमान में फिजा होती मगरिब झलकती थी। मुस्तैल मेज पर बैठे वो सब शाम का खाना एक साथ खा रहे थे। सरबराही कुर्सी पर सफेद कढ़ाई वाला दुपट्टा ओढ़े पाकिस्तान मकीम अफगान खरसिंदा थी। दाएं जानिब पहली औलाद हाजरा जलील और फिर 3 कुर्सियां छोड़कर आखिरी औलाद नैना खावर बैठी थी। नैना के ऐन सामने अरसानदार और उसके बगल में ज़ुएब नैन मौजूद था। अगर किसी की कमी थी तो वो महज एक वजूद था, जो या तो मुकाबिल सरबराही कुर्सी पर होता या अपनी नानी के बाएं जानिब ज़ुएब से 2 कुर्सियां दूर। हाजरा के चेहरे पर छाए हुए हम वक्त उदासी आज भी वहां मौजूद थी। मुलाजिम अनवा व इकसाम की अशिया मेज पर सजाते मुस्तैद से एक जानिब खड़े थे। सारे में खामोशी थी सिवाय वक्तन फवक्तन अरसान के ज़ुएब के कान में झुककर की गई सरगोशी, जिसका लबो लहजा वहाँ सभी जानते थे। उनकी खटपट से बेनियाज नैना ने गिलसकर हाजर की खाली नशिस्त को देखी और फिर सीख कबाब कुतरते हुए अपने बेटे को। खरसंदा खावर की पसंदीदा औलाद दुनिया से गई तो खाली मकाम पर औलाद की औलाद बैठा ली। नैना ने खुद का मुआजना किया तो आखिर कमी क्या थी उसके और उसके बेटे में? इस जगह की असल हकदार मैं हूँ बीबी जान, और एक दिन आप ये बात खुद भी मानेंगी। चम्मच गिरने की आवाज आई तो ज़ुएब ने गर्दन फेरी। अरजान अपना कांटा उठाने के लिए झुकी
वहीं उसके कान में धीरे से सरगोशी करते हुए सीधी हो गई। चावल का बर्तन मेरी तरफ करो मगर किसी को पता ना चले। जो नजर अतराफ में घुमाई, उसे मालूम था खरसंदा जो बज़ाहिर खामोश थी वो उसका हर निवाला गिन रही थी। हसल नहीं आया? नैना ने सवाल खास अपनी माँ को जताने के लिए किया। आपने खबर नहीं देखी क्या मामा? ऐसी सूरत हाल में लाला कंपनी छोड़कर आ सकते हैं। नैना ने हाथ में थामा हुआ कांटा यूं भींचा जैसे जवान बेटे की गर्दन हो। अपने मुस्तहक मकाम के दरमियान हाइल वाहिद दीवार ये उसका बेटा ही था। दीवार को वो सीढ़ी बनाती तो अपने लाला को देखते दीवार दोबारा खड़ी हो जाती और नैना अज खुद जमीबोस हो जाती। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो फिर? HSK का चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज यहाँ बैठकर मलाई बोटी और रोगनी नान ठूस रहा है, जबकि वहाँ उसकी कंपनी की साख खतरे में पड़ी है। ये वहाँ रहकर क्या ही कर लेता? इससे कबल के ज़ुएब अपना दिफा करता। हाजरा ने तमस्कर से बोलते हुए 3 कुर्सियां दूर बैठी हुई बहन को देखा। आधा वक्त तो हमारा बेटा घबराया हुआ रहता है और बाकी आधे में हाजर लाला के नाम की तस्वीर नहीं रुकती। तन से भरपूर तीर चलाते हुए हाजरा ने सर से पांव तक ज़ुएब को घूरा। सौतेली खाला की नजरों तले वो शर्मिंदगी से लाल पीला हुआ। मेरे बेटे की घबराहट तो तुम्हें खूब नजर आती है, और खुद की बेटी जो चोरी छुपे ताले तोड़कर खाने चुराती है तब तो तुम अंधी हो जाती हो डॉक्टर साहिबा। मुकम्मल मुल्ती वो अब खुद से 10 साल बड़ी बहन की तबीयत साफ करने की मिजाज में थी। वो मेरी बेटी नहीं। बर्तन पटकते हाजरा चिल्लाई। मैं इस पर सन्नाटा छा गया। सबकी निगाह अजराह ख्याल अर्जा पर उठी। मुंह में पुलाव का निवाला डाले वो अपनी माँ को देखकर रह गई। ये जुमला पहली मर्तबा का सुना नहीं था, मगर उसका जहर हर बार पहला सा ही लगता था। हाजरा बेटी की आंखों में आते मोटे मोटे आंसू से बेगर्ज थी। हम आपका ये टोपी ड्रामा पिछले 20 सालों से देख रहे हैं आपा। अगर इतना ही यकीन है कि सगी औलाद जिंदा है तो अब तक या तो आप उसके पास जा चुकी होती या वो आपके पास आ चुकी होती। सुर्ख बॉयकट वाली ने हाथ झल्लाते हुए बहन की दिमागी हालत पर बेजारी का इजहार किया। ये मेरी बेटी नहीं है और मैं किसी को सबूत देने की पाबंद नहीं। ये लड़की यहाँ रहती है, यहाँ का पहनती है और खाती है तो सिर्फ बेबी जान के लिए है, वरना मुझ पर। हाजरा! सरबरा महल की एक पुकार का असर था या माँ की आवाज का। हाजरा ने कफ उगलती हुई जबान को वक्फा लगाया। नैना अंदर ही अंदर महसूस हुई खाने का असल मजा तो अब आएगा। ज़ुएब इस सब से बेजार हुआ। वो जानता था इस सब का अरसान पर दिनों तक असर रहता है। खरसंदा ने इशारा करते मुलाजमिन को तखलिया किया। 68 की होने को हो मगर जहन तुम्हारा अब भी पूरा नहीं बना। नैना ने होठों पर हाथ रखते हुए चेहरा फेरा। तुम्हारी बेटी की साल की आखिर में शादी है। अगले हफ्ते मैंने उसकी ससुरालियों को दावत दी है। तारीख तय हो जाए तो फिर। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? उमर रसीदा माँ की बात काटते सफेद बर्स की मरीजा फंकारी। ये मेरी बेटी नहीं है। हर लफ्ज चबाकर अदा किया। मेरी बेटी अरजानदार 23 साल से लापता है। आग में उस रोज मेरा मियाँ मरा था मगर मेरी बेटी गुमशुदा है। खरसंदा ने ठंडी ठार नजरों से बेटी की फितूर सुने। अरजान अब सर झुकाए आंसू पी रही थी। ज़ुएब ने उसके कांपते हुए हाथ अपनी हथेली में लिए। अच्छा। अपने बर्तन में रखे पाई की तरफ मुतवज्जा होते हुए खरसंदा ने बेटी पर दूसरी नजर भी न डाली। नैना की जलती रूह को बहन का धुआं धुआं होता हुआ चेहरा देखकर करार मिला। वादी का मौसम जिस कदर भी यक क्यों न पड़ जाए, मौर महल के अंदर की सूरत हाल तपती ही रहेगी। दूर किसी सवारी के करीब आने की आवाज आई और फिर हवेली के बाहर मौजूद लोहे के दरवाजे का शोर मचा। मखसूस जीप की आवाज सब पहचानते थे, मगर माहौल की टशनेगी ऐसी थी सिवाय खरसंदा के किसी ने भी अपने काम न छोड़े। नैना माँ की इन ताबेदारियों पर बल खाकर रह गई। खनकते लहजे और फिर मानूस कदमों की गूंज सहन के करीब हुई और बिलाखिर चाप का सिलसिला सतूनों की राह पार करते हुए आंगन में उतर आया। चिप्स के फर्श पर कदम रखते हसल के दो तरफा सफेद दीवारें थीं, जबकि सर पर शाम के आसमान ने चादर चढ़ाई थी। अस्सलामु अलैकुम। सलाम करते वो हस्बे मामूल सबसे पहले खरसंदा के करीब आया। उसके सलाम का जवाब भी सिर्फ खरसंदा की जानिब से मौसूल हुआ। मेरा बेटा। नवासे को देखते हम वक्त संजीदा चेहरे पर नरमी फैली। उसकी पुश्त पर हाथ रखते पेशानी चूमी और फिर उन्हें नरम नजरों से हसल को बाएं जानिब बैठते देखा। मुझे तो लगा था आज आप शहर में ही रुकोगे। एबटाबाद के गिर्द फैले हुए इलाके जात में रहने वालों के लिए यहाँ से बाहर की दुनिया शहर थी। एबटाबाद में हसल का बंगला था और अमूमन मसरूफ दिनों में वो वहीं पाया जाता था। सोचा था वहीं कॉटेज में रहूंगा, मगर फिर मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली कि आज मीठा अरजान ने बनाया है। आबरू उसकाते हसल ने कतार के आखिर में बैठी खाला जात को देखा। सर झुकाए अरजान की निगाहें फैली। अगर अरजान की कुकिंग आपको यहाँ आने पर मजबूर करती है
तो मैं इसे किचन से एक कदम भी बाहर धरने ना दूं। सदके दिल से कहते हुए खरसंदा ने मुलाजमा को आवाज दी। घर के दीगर अफराद नानी नवासे के ताल्लुक की मजबूती से वाकिफ थे। मुलाजमा को पश्तून में हुक्म देते हुए वापस भेज दिया। मौर महल के तमाम रहायशी बावजूद ये कि पख्तून ना थे मगर जबान पर अबूर रखते थे, हसल ने तायराना निगाह दौड़ाते हुए सबके चेहरों का जायजा लिया। शाम के 7 बजे उनके चेहरों पर 12 बजे थे। क्या हुआ, मैंने कोई सीन मिस कर दिया क्या? चश्मों के पार हसल की आंखें एक रास थीं। बेफिक्र रहो भांजे, नया सीन नहीं था, पुराने ही ड्रामे की किस्त रिपीट पर चली थी। नैना ने मौके का लुत्फ उठाते गाजर कुतरते हुए कहा। फासले पर बैठी बड़ी बहन ने करकती से उसे घूरा। बस में नहीं था कि उठकर अगली की चोंच से ऐसी जुल्फे नोच ली थी। जवान बेटे की माँ हो मगर मस्करापन तुम्हारा आज भी नहीं गया। तुम भी जवान बेटी की माँ हो आपा, मगर देखो फनकारी का हुनर आज भी तुम में है। मुलाजिम अब मीठे के बर्तन लगाने लगे थे। लोग मुझे अदाकारा शाहजेना की बहन कहते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि तुम्हारे आगे तो शानी कुछ भी नहीं आपा। खरसंदा ने इशारे से अरजान को पास बुलाया। बीबी जान रोक लें इसे, मैं बता रही हूँ रोक लें इसको, वरना आज ही मेरे हाथों जाया हो जाएगी। सेहत देख कर धमकी दिया करो आपा। बहन के गर्म होते दिमाग से शादमा होती नैना अब बाकायदा हंस रही थी। कौन मानेगा ये 61 और 51 साला औरतें हैं जो जवान औलादों के सामने आपस में यूं भर रही हैं। भाई को खीर डाल कर दें अरजान। खरसिंदा ने प्यार से पुचकारते हुए अरजान के कंधे पर हाथ रखा। उसका मुतवारम चेहरा अब के कुछ घबराया हुआ था। हाजरा माँ की इस बेएतनाई पर हक्का पक्का रह गई। मरी हुई बहन के बेटे के सामने उन्हें अपनी जिंदा औलाद भी नजर नहीं आती थी। टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा हसल अपनी दोनों मासियों के कसबहसी पर बज़ाहिर बेअसर था, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल बिल्लियां उछल रहा था। ये तशनगी और तजाद के किस्से उसे हमेशा भाते थे। चलें अब मामा और खाला को भी डाल कर दें। आखिर को आपने पहली जिसके लिए बनाई है उसी को खिलाएं, मैं सिर्फ अपनी बेटी के हाथ का खाऊंगी। ठीक है, जाओ अपनी मुर्दा औलाद के पास, उसी की कब्र पर बैठकर खिदमत गुजारी की फरमाइश करना। हाथ से दफा नहीं किया था, मगर खरसिंदा का अंदाज वही था। हसल को प्याला पकड़ाते अहसान की उंगलियां चीखो पुकार पर एकदम ही लर्जी। इस हरकत को घर के दोनों बेटों ने महसूस किया। जहां एक ने हाथ बढ़ाकर उसे साथ वाली कुर्सी पर बिठाया था, वहीं दूसरा बस हाथ मसल कर रह गया। इस सारी खटपट में जोएब गैर मामूली तौर पर खामोश था। हाजरा की आंखों की पुतलियां नम हुई। अपनी माँ से उसे कम से कम ऐसी बेरहमी की उम्मीद न थी। गुस्सा और तेज का तूफान आया और उसके जद में आती हुई डॉक्टर हाजरा ने मेज पर धरा प्याला उठाते छन्नाके से फर्श पर दे मारा। शीशे की बेइंतहा टुकड़ों को देखती हुई अरजान के वजूद में दरार आई। उसे लगा गोया वो शीशा उसी के चेहरे पर तोड़ा गया हो। आपा तो रोज रोज के ड्रामे में तरक्की कर रही हैं। कुछ दिन पहले चम्मच बिखेरे थे, फिर कुर्सी गिराई थी, और आज अपने ही जहेज की क्रोकरी तबाह कर दी। हाजरा की ओझल हुई पुश्त को देखते हुए नैना खावर ने खुश मिजाजी से सर हिलाया था। हाजरा के आए दिन के फसाद खरसंदा के घर का माहौल मजरू करते थे। यह अचानक से खाला अम्मी को क्या हो जाता है? मैं जब भी आता हूँ इनका यही तमाशा है। एक बाजू अरजान की कुर्सी के गिर्द फैलाए हसल ने ताज्जुब ज़दा बरहमी से कहा, मेरे पीछे भी क्या ऐसी ही हरकतें करती हैं या फिर इनको मेरे आने से मसला है? खरसंदा महज गहरी सांस भरकर रह गई। अरजान अब मुलाजमा को वो कान समेटते देखने लगी। इनका बस एक ही रोना है जो तुम सुन चुके हो। जल ने नापसंदीदा हुंकारा भरा। जोएब का जब्र खुद पर बढ़ता गया। अरजान के गिर्द इस वक्त उसका सहारा होना चाहिए, उसका भाई दोस्त वो था, हसल नहीं। छोड़ो इसे, ये खीर चक्कर बताओ कैसी है? मौर महल के बासियों के दिलों में चाहे जितना ही इख्तिलाफ हो, मगर मीठे के वक्त उनके ख्यालात बाहम थे। मीठे से मोहब्बत उनके खून में थी। हशाश पश्चात से हसल ने नाजुक प्याले में चम्मच भरा। अरसान ने दांत तलब नजरें उठाते हुए पहलू में बैठे मर्द को देखा। दारी खीर में चीनी डाली है या चीनी में खीर? इतना मीठा? 2 निवाले लेने के बाद हसल ने हंसते हुए कहा। अरसान के चेहरे की सारी उम्मीद जामिद रह गई। सतून के साथ खड़ी सादिया दिल ही दिल में मुस्कुराई। मुलाजमा दार जाना, महीने भर की चीनी क्या इसी में डाल दी है? प्याले से हाथ खींचते नैना बदमजा हुई। अरसान की नजरें फौरन ही अपनी नानी तक गईं। आप मत खाए बीबी जान, शुगर है, नहीं तो शुगर हो जाएगी। अरसान ने बरहमी से बड़े भाई को देखा जो उसके तासुरात पर हंसते हुए हाथ उठा गया। अब वो उन्हें कैसे बताई कि जिस कारकर्दगी पर वो अपना नाम लगाकर पेश कर रही थी, उसने तो बस आखिर में पिस्ते का छिड़काव किया था। सच्ची सच्ची बताओ, वाकई में तुमने बनाई है? अरसान को धचका लगा। लाला जहन को कब से हुए? अगर बीबी जान को मालूम हो गया तो उसकी खैर नहीं।
एक काम हो सकता है, ज़ुएब को चखाते हैं। अगर उस मीठे का चोर को भी पसंद ना आई तो मतलब वाकई मसला है। क्या कहते हो बिग जी? अपनी आमद के बाद ये पहली मर्तबा था जब हसन ने बुलाना तो दूर, गर्दन भी उसके रुख में फेरी थी। ज़ुएब जुल्करनैन ने बहन की मिन्नत करती नजरों को देखा और फिर खीर से लदे हुए प्यालों को। उसे एकदम कराहत हुई। घर में वाहिद वो था जिस पर खून की तासीर का असर न हुआ। हाथ बढ़ाते ज़ुएब ने अरजान का भरा हुआ प्याला उठाया और मारे बांधे बमुश्किल चम्मच बनाई। बिना चखे निकलते उसने प्याला यूं ही छोड़ दी। जहां बहन का चेहरा झूठ मांग रहा था, वहीं भाई सच सुनने का ख्वाहिशमंद था। ज़ुएब की हालत यूं थी जैसे एक जानिब फांसी घाट तो दूसरी से तख्तादार। मुझे नहीं पता चला। दोनों राहों से कदम फेरते हुए वो वहां से हट गया। न एक का दिल टूटा, न दूसरे का भरम। अलबत्ता खाने की मेज से उठकर अपने कमरे में जाने तक उसे किसी की झुकी हुई नजरें खुद पर महसूस हुई। हजल सामियान की अदालत में अब जल्द ही उसकी पेशी होगी। तो यहाँ करते हैं इस पार्ट का एंड। और नॉवल की बात करूँ तो इसमें रिश्ते की तो मुझे कन्फ्यूज़न नहीं हो रही, क्योंकि 3 बहनें थीं और इनकी नानी ने 2 शादी की थी, तो 2 बहनें एक हैं सगी और एक अलग थी। तो 2 में से एक मर गई है और ये दोनों सौतेली बहनें अब जिंदा हैं जो लड़ाई कर रही हैं। और मैं इनकी लड़ाई असल से ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी और मेरी बहन की लड़ाई हो रही है। और इनकी नानी कौन सी लैंग्वेज बोलती है ये तो मुझे समझ नहीं आती। और ये लैंग्वेज मरजान ने भी बोली थी, लेकिन उसने बोली थी तो उसको ट्रांसलेट नहीं किया गया था, तो मुझे तो वो लाइन समझ नहीं आई। अगर किसी को आई हो तो बताना ज़रूर। बाकी ये जो मैं बोलती हूँ, अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं मैं कौन सी लैंग्वेज पढ़ रही हूँ। सिर्फ जो लिखा होता है वही पढ़ देती हूँ। और अभी तो मुझे इतना ज़्यादा सस्पेंस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एपिसोड के स्टार्ट में जो लैब तोड़ रहा था कोई आदमी, वो भी मुझे हज़ल ही लग रहा है। तो वही एक सस्पेंस था और वो भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक शायद सही हूँ या गलत मालूम नहीं, लेकिन वही लग रहा है मुझे अभी तो। और उस लड़की का है जो कैप्सूल खाकर बेहोश हुई थी, तो उसका तो अभी कुछ मालूम नहीं है, दिखाई नहीं रहा है। शायद लास्ट में दिखाएं। और रुबैद गायब है, लेकिन सारा को कोई फिक्र ही नहीं है, जबकि उसे ऐसे दिखा रहे हैं वो हर चीज़ का ख्याल रखती है। और अब कॉल पर इस तरीके से बात होने के बावजूद भी वो इतनी रिलैक्स दिखा रहे हैं, तो कुछ मुझे अजीब ही लग रहा है। और एक बात और थी, अरजान की नानी कहती है कि उनकी नवासी की डेथ हुई है और वो कब्र पर जाकर उससे ही फरमाइश करें। और मामा कह रही हैं कि नहीं, मेरी बेटी गुमशुदा हुई है। तो फिर अरजान कौन है? वो किसकी बेटी है? फिर उसे क्यों रख रखा है इन्होंने? अगर वो नहीं है तो दिखा तो ऐसे ही रहे कि वो हाजरा की बेटी है, लेकिन दोनों बात इस तरह कैसे कर रहे हैं कि एक कह रहा है मर गई है तो दूसरा कह रहा है कि गुमशुदा है। तो यहाँ थोड़ी कन्फ्यूज़न है, बाकी इतनी कन्फ्यूज़न अभी मुझे नहीं हो रही। तो देखते हैं आगे फिर क्या होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।